हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। 12th की बायोलॉजी में आज हमारा टॉपिक है फीमेल गैमेटोफाइट यानी मादा युग्मकोद्भिद। आज हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट यानी मादा युग्मकोद्भिद का परिवर्धन या विकास। और फीमेल गैमेटोफाइट को हम क्या कहते हैं? एम्ब्रियो सेक या भ्रूण कोष। तो भ्रूण कोष या फीमेल गैमेटोफाइट के निर्माण को, उसके विकास को, परिवर्धन को आज हम यहाँ डिस्कस करने वाले। फीमेल गैमेटोफाइट का जो विकास है, वो परिवर्धन है, वो पढ़ने से पहले एक बार पिछली क्लास में जो अपन ने पढ़ा था कि बीजांड की संरचना, यानी हम ये देखना चाहते हैं कि जो एम्ब्रियो सेक भ्रूण कोष है वो कहाँ पर है, जिसका अपन विकास पढ़ रहे हैं वो कहाँ स्थित है। दिमाग में ये आता है कि ये चीज़ अपन जो डिस्कस कर रहे हैं वो कहाँ होगी। तो अपन ने फ्लोर पढ़ा था और फ्लोर में अपन ने बात की थी गाइनोसियम की, यानी कि जायांग की। जायांग की जो अंडक था, अंडक में 3 भाग थे, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। जो अंडाशय सबसे नीचे वाला फूला हुआ भाग था, उस अंडाशय में क्या पाए जाते हैं? बीजांड यानी ओव्यूल। और जो ओव्यूल या बीजांड की जो स्ट्रक्चर अपन ने पढ़ी थी, तो उसमें अपन ने पढ़ा था कि इस तरह से उसमें एक संरचना पाई जाती है जिसको अपन क्या कहते हैं? भ्रूण कोष कहते हैं। इस तरह से अपन एक संरचना पढ़ी थी ओव्यूल या बीजांड की। और उस बीजांड में अपन ने पढ़ा था यहाँ पर जो है 7 कोशिकीय 8 केंद्रकीय संरचना होती है, जिसको अपन ने क्या कहा था? भ्रूण कोष कहा था, एम्ब्रियो सेक कहा था। तो यही जो बीजांड के अंदर पाई जाने वाली जो स्ट्रक्चर है वही क्या है? भ्रूण कोष या एम्ब्रियो सेक। इसी को हम क्या कहते हैं? फीमेल गैमेटोफाइट। अब हम यहाँ पर यही पढ़ने वाले हैं कि इसका निर्माण कैसे हुआ, ये संरचना कैसे बनी, इसका विकास कैसे हुआ, इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ। तो फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट या विकास अपन पढ़ते हैं। जो भ्रूण जो बीजांड होता है, बीजांड का जो न्यूक्लियस है, यानी बीजांड का ही अपन ने बात की थी, ये जो न्यूक्लियस वाला भाग होता है बीजांड का, न्यूक्लियस की जो कोई भी एक कोशिका जो होती है वो अपने आकार और आयतन में वृद्धि करके आर्कीस्पोरियल सेल बन जाती है। यानी आकार और आयतन में वृद्धि करके विकसित होकर के क्या कहलाती है? आर्कीस्पोरियल सेल कहलाती है। आर्कीस्पोरियल जो सेल है, इसमें क्या होता है? पेरिक्लिनल डिवीजन होता है, यानी परिणतिक विभाजन करती है। जो आर्कीस्पोरियल सेल होती है वो क्या करती है? परिणतिक विभाजन करती है। ध्यान देना है, आर्कीस्पोरियल सेल कैसी होती है? गुणिता स्तर क्या होता है इसका? ये डिप्लॉइड होती है, यानी द्विगुणित होती है, 2n होती है। इसमें क्या होगा? परिणतिक विभाजन होगा। और परिणतिक विभाजन करके क्या बनाती है? ये 2 कोशिकाएं बनाती है, 2 सेल्स बनती है इससे। और जो 2 कोशिकाएं बनती है वो क्या कहलाती है? एक तो होती है प्राइमरी पेराइटल कोशिका, प्राइमरी पेराइटल सेल, और दूसरी होती है प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल। प्राइमरी पेराइटल सेल यानी प्राथमिक वित्तीय कोशिका या प्राथमिक जो है पेराइटल कोशिका, और ये होती है प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। ये भी कैसी होगी दोनों? ये भी दोनों द्विगुणित होती है, 2n होती है। अब बात करते हैं, जो प्राइमरी पेराइटल सेल होती है ये बाद में पेराइटल टिश्यू बनाती है। पेराइटल टिश्यू, या तो इसमें जो है आगे चल के कोई डिवीजन नहीं होता है, और यदि होता है तो क्या बनते हैं? पेराइटल टिश्यूज बनते हैं, जो कि उनका अपना फंक्शन होता है। लेकिन यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो है प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल। प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल ही विकसित होकर के क्या कहलाती है? एमएमसी। एमएमसी का मतलब है मेगा स्पोर मदर सेल। प्राइमरी पेराइटल सेल जो होती है, सॉरी पेराइटल सेल नहीं, प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल जो होती है यानी प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका, वही क्या बनाती है? मेगा स्पोर मदर सेल बनाती है। यानी वही किसकी तरह कार्य करती है? एक्ट एज मेगा स्पोर मदर सेल, यानी कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका की तरह कार्य करती है। कौन? प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल क्या करती है? मेगा स्पोर मदर सेल की तरह कार्य करती है, यानी गुरु बीजाणु मात्र कोशिका की तरह कार्य करती है। अब जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है, इसमें फिर क्या होंगे? अर्धसूत्री विभाजन होगा, यानी मियोसिस होगा। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका क्या करेगी? अर्धसूत्री विभाजन करेगी, यानी कि क्या करेगी? मियोसिस करेगी। और मियोसिस से इसमें क्या बनेंगे? 4 मेगा स्पोर बनेंगे। जब एमएमसी में यानी मेगा स्पोर मदर सेल में क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन होगा, जिससे क्या बनेंगे?
4 मेगास्पोर बनेंगे, यानी 4 गुरु बीजाणु बनेंगे। अब जो 4 गुरु बीजाणु बनेंगे ये कैसे होंगे, एन होंगे, हैप्लॉइड होंगे, यानी इनका गुणिता स्तर कैसा होगा, अगुणित होंगे, एन होंगे, क्योंकि यहाँ पर कौन सा विभाजन हुआ है, अर्धसूत्री विभाजन हुआ है। मदर सेल कैसी थी, 2n थी, और जो गुरु बीजाणु बने, मेगास्पोर बने, वो कैसे हैं, अगुणित है। अब जो 4 अगुणित जो गुरु बीजाणु बनेंगे, इनमें से 3 गुरु बीजाणु नष्ट हो जाते हैं और केवल एक गुरु बीजाणु जो कि किस तरफ होगा, चेलेजा की तरफ, निभाग की तरफ जो होता है वो ही क्या रहता है, फंक्शनल रहता है, क्रियात्मक रहता है, सक्रिय या एक्टिव रहता है। 3 तो क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं, और जो चेलेजा या निभाग की तरफ वाला गुरु बीजाणु होता है वो कैसा रहता है, सक्रिय रहता है, वो एक्टिव रहता है। ये जब नष्ट होते हैं तीनों, तो ये अपने अंदर जो भी इनके अंदर मटेरियल है उसको किसको दे देते हैं, इस चेलेजा की तरफ वाले गुरु बीजाणु को दे देते हैं, यानी इस मेगास्पोर को दे देते हैं। अब जो चेलेजा या जो निभाग की तरफ वाला जो मेगास्पोर है, जो गुरु बीजाणु है, वो कैसा है, क्रियात्मक है, फंक्शनल है या एक्टिव मेगास्पोर है। यही आगे चल के क्या करेगा, भ्रूण कोश का निर्माण करेगा, यानी कि आवर्तबीजी पादपों में, एंजियोस्पर्म्स में एक ही गुरु बीजाणु एक्टिव रहता है और उसी से क्या बनता है, एम्ब्रियो सेक या भ्रूण कोश बनता है। इसी कारण आवर्तबीजी पादपों में या एंजियोस्पर्म में जो भ्रूण कोश का जो परिवर्तन होता है वो मोनोस्पोरिक कहलाता है। मोनोस्पोरिक यानी एक बीजाणु के भ्रूण कोश परिवर्तन कहलाता है, यानी कि जो भ्रूण कोश का परिवर्तन या डेवलपमेंट जो है फीमेल गेमेटोफाइट का, वो केवल एक ही मेगास्पोर से होता है। इस कारण इसको क्या कहते हैं, मोनोस्पोरिक या एक बीजाणु परिवर्तन कहते हैं। इसके अलावा इसको पॉलीगोनम परिवर्तन भी कहते हैं। पॉलीगोनम डेवलपमेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि स्ट्रासबर्ग नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने पॉलीगोनम नामक प्लांट में सबसे पहले भ्रूण कोश या एम्ब्रियो सेक के डेवलपमेंट को अध्ययन किया था, देखा था। यानी भ्रूण कोश का जो परिवर्तन होता है, इसका सबसे पहले जो अध्ययन किया वो किसने किया था, स्ट्रासबर्गर ने। किसमें किया था, पॉलीगोनम नामक पादप में। इसी कारण एंजियोस्पर्म में जो भ्रूण कोश का जो डेवलपमेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, पॉलीगोनम भी कहते हैं, पॉलीगोनम परिवर्तन भी कहते हैं। तो ये जो फंक्शनल या जो क्रियात्मक मेगास्पोर है, यानी कि सक्रिय जो गुरु बीजाणु है, ये सक्रिय गुरु बीजाणु बाद में क्या करता है, लगातार 3 समसूत्री विभाजन करेगा, कंटिन्यू, एक के बाद एक क्या करेगा, 3 समसूत्री विभाजन करेगा। इसमें जो पहला समसूत्री विभाजन होता है, तो समसूत्री विभाजन होगा तो आप जानते हैं कि समसूत्री विभाजन या कोई भी विभाजन होता है तो पहले क्या होता है, केंद्र का विभाजन होता है, कैरियोकाइनेसिस होता है। उसके बाद में क्या होता है, कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, यानी कि वॉल फॉर्मेशन होता है, भित्ति बन जाती है और 2 सेपरेट सेल्स बन जाती है, अलग अलग कोशिकाएं बन जाती है, जिसको अपन कहते हैं साइटोकाइनेसिस। तो इसमें क्या होता है, जो सक्रिय गुरु बीजाणु यानी एक्टिव जो मेगास्पोर है, उसमें क्या होता है, समसूत्री विभाजन होगा फर्स्ट, लेकिन समसूत्री विभाजन के दौरान इसमें केवल क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस ही होगा, साइटोकाइनेसिस नहीं होगा, यानी केवल केंद्र का विभाजन होगा, वॉल फॉर्मेशन नहीं होगा, भित्ति नहीं बनेगी। तो यहाँ पर क्या हुआ, समसूत्री विभाजन फर्स्ट हुआ, समसूत्री विभाजन में भी क्या हुआ, कैरियोकाइनेसिस हुआ, और इसके थ्रू क्या बन गए, एक केंद्रक था, ये 2 केंद्रक बन गए, और ये दोनों केंद्रक क्या करते हैं, दोनों पोलर की तरफ चले जाते हैं, यानी दोनों ध्रुवों की तरफ चले जाते हैं। एक तो कौन सा है, चेलेजा वाला पोलर, सी का मतलब यहाँ पर क्या है, चेलेजा निभाग, और एम का मतलब क्या है, यहाँ पर एम का मतलब है माइक्रोपाइल, यानी बीजांड द्वार की तरफ। दोनों जो है वो किस तरफ चले जाएंगी, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ना, ये माइक्रोपाइल वाला, ये चेलेजा वाला, तो इसी तरह से ये क्या चले जाते हैं, दोनों केंद्रक, एक इस तरफ चला जाता है और एक इस तरफ, दोनों ध्रुवों की तरफ चले जाते हैं। दोनों की तरफ जाने के बाद में इसमें क्या होता है, समसूत्री विभाजन सेकंड होता है। यहाँ पर क्या होगा, समसूत्री विभाजन, ये क्या हो रहा है, सेकंड, दोबारा फिर समसूत्री विभाजन होता है, लेकिन वो भी कैसा है, केवल उसमें भी कैरियोकाइनेसिस होगा, यानी केंद्रक विभाजन ही होगा। और उस दौरान क्या होगा, दोनों तरफ जो एक एक केंद्रक थे, इनमें क्या होगा, समसूत्री विभाजन, तो ये एक से कितने बन जाएंगे, 2 केंद्रक बन जाएंगे दोनों तरफ। उसके बाद ये जो ये तो क्या है, 2 केंद्र के भ्रूणपोष है, इसको हम क्या कह देंगे, यहाँ पर 2 केंद्रीय भ्रूणपोष, भ्रूणपोष, भ्रूणपोष,
एम्ब्रियो सेक। और यहाँ पर क्या बन गया, ये 4 केंद्रक बन गए, इसमें 2 ऊपर और 2 नीचे, तो ये क्या हो गया 4 केंद्रकीय भ्रूण कोश, 4 केंद्रकीय भ्रूण कोश, 4 न्यूक्लियर एम्ब्रियो सेक। अब क्या होगा, माइटोसिस थर्ड होगा, यानी कि समसूत्री विभाजन तीसरा होगा। और उस दौरान भी केवल केंद्रकों का विभाजन होगा और दोनों तरफ जो 2-2 थे उनसे अब कितने बन जाएंगे, 4-4 केंद्रक बन जाएंगे। और यहाँ पर ये क्या हो गया, 8 न्यूक्लियर एम्ब्रियो सेक हो गया, यानी 8 केंद्रकीय क्या हो गया, भ्रूण कोश हो गया, 8 केंद्रकीय भ्रूण कोश या 8 न्यूक्लियर एम्ब्रियो सेक हो गया। 8 जो केंद्रक इसमें बन चुके, उसके बाद में इसमें होता है माइग्रेशन, यानी पुनर्व्यवस्थित होते हैं ये। और उस दौरान क्या होता है, जो 4-4 केंद्रक थे दोनों ध्रुवों की तरफ, चेलेजा की तरफ 4, और जो माइक्रोफाइल है यानी कि निभा की तरफ 4 और बीजाणु द्वार की तरफ 4, 4-4 जो केंद्रक थे, इनमें से एक एक केंद्रक क्या करते हैं, मध्य भाग की तरफ गति करते हैं। 4 में से एक इधर से और एक इधर से, एक एक केंद्रक क्या करते हैं, इसके मध्य की तरफ, सेंटर पॉइंट की तरफ, बीच की तरफ क्या करते हैं, चले जाते हैं। यानी एक एक केंद्र किस तरफ आ गए, तो अब यहाँ ऊपर क्या बच गया, ऊपर 3 न्यूक्लियस बच गया और नीचे भी 3, और 2 कहाँ आ गए, बीच में आ गए। यहाँ तक क्या हुआ है, समसूत्री विभाजन 3 हो चुके, लेकिन वॉल फॉर्मेशन नहीं हुआ, इनमें भित्ति नहीं बनी, एक ही कोशिका में ये सारे केंद्रक स्थित है। अब क्या होता है, इनमें साइटोकाइनेसिस होता है, यानी कि वॉल फॉर्मेशन होता है, इसमें भित्ति बनती है। और भित्ति बनने के दौरान जो ऊपर वाले 3 जो केंद्रक थे, इन तीनों केंद्रकों के ऊपर क्या बन गई, यहाँ पर भित्ति बन गई। और भित्ति बनने से क्या हो गई, 3 सेल्स बन गई, 3 कोशिकाएं बन गई। ये भित्ति का निर्माण हो गया, 3 केंद्रक तो थे ही, और नीचे ये 3 केंद्रक थे, यहाँ पर भी 3 क्या बन गई, ये 3 कोशिकाएं बन गई, यानी यहाँ पर भी वॉल फॉर्मेशन हो गया। ये इनका कोशिका द्रव्य हो गया और ये इनके केंद्रक हो गए, और बीच वाले ये दोनों केंद्रक। तो इस तरह से यहाँ पर क्या हो गया, अब यहाँ पर आप देखो कि कोशिकाएं कितनी है, 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी कोशिकाएं तो कितनी है, केवल 7 ही है। और केंद्र कितने हैं, 8, केंद्र कितने हैं, 3 और 3 6 और 2 8। तो कैसे संरचना बन गई, एक 7 कोशिकीय 8 केंद्रकीय संरचना बन गई, 7 सेल्स एंड 8 न्यूक्लियस स्ट्रक्चर। और इसी को हम क्या कहते हैं, भ्रूण कोश कहते हैं, जिसमें क्या है, 7 तो कोशिकाएं हैं और 8 क्या है, केंद्रक। यही क्या है अपना एम्ब्रियो सेक है, भ्रूण कोश। और इसी को हम क्या कहते हैं, फीमेल गेमेटोफाइट, यानी कि मादा युग्मकोद्भिद कहते हैं। अब इस मादा युग्मकोद्भिद में ये जो सेल्स है, इनमें जो ऊपर वाली 3 कोशिकाएं होती है, ये जो ऊपर वाली तीनों सेल्स, ये तो कहलाती है एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल कह दो, या हिंदी में इनको हम कह सकते हैं प्रतिमुखी कोशिकाएं। क्या कहलाएगी, प्रतिमुखी कोशिकाएं। जो ऊपर वाली कोशिकाएं, किस तरफ वाली कोशिकाएं, चेलेजा या जो निभाग की तरफ वाली कोशिकाएं, वो क्या कहलाती है, प्रतिमुखी कोशिकाएं। और जो दूसरी तरफ वाली कोशिकाएं हैं, इनमें जो मध्य वाली सेल है, ये मध्य वाली कोशिका तो कहलाती है एग सेल, एग सेल, यानी कि अंड कोशिका, अंड कोशिका। और जो साइड में 2 कोशिकाएं हैं, बीच वाली तो हो गई एक सेल या अंड कोशिका, और दोनों तरफ वाली जो कोशिकाएं हैं दोनों, ये क्या कहलाएगी, ये दोनों कहलाती है सहायक कोशिकाएं। ये क्या हो गई, सहायक कोशिकाएं हो गई। और अंड कोशिका और दोनों इन सहायक कोशिकाओं को मिलाकर के कहा जाता है अंड समुच्चय। यानी इस पूरी संरचना को, जो ये तीनों कोशिकाओं से मिलकर बनी है, इसको संयुक्त रूप से क्या कहते हैं, अंड समुच्चय या एग एप्रेंटिस, अंड समुच्चय या एग एप्रेंटिस। अब रही बात 2 जो बीच में केंद्रक है, ये कहलाते हैं ध्रुवीय केंद्र। ये क्या कहलाते हैं, सॉरी, ये कहलाएंगे दोनों ध्रुवीय केंद्र।
यानी पोलर न्यूक्लियस। और इस तरह से जो संरचना बनी ये क्या कहलाएगी, एम्ब्रियो सेक यानी भ्रूण कोष। इसी को हम क्या कह देते हैं, भ्रूण कोष को ही फीमेल गेमेटोफाइट। अब फीमेल गेमेटोफाइट जो ये बना है भ्रूण कोष, जो यहाँ पर बीजांड में यहाँ स्थित है, इस फीमेल गेमेटोफाइट या भ्रूण कोष का निर्माण कहाँ से शुरू हुआ था, इस एक्टिव मेगास्पोर से हुआ था। सक्रिय जो गुरु बीजाणु था उससे हुआ था। इसी कारण जो सक्रिय गुरु बीजाणु है वो फीमेल गेमेटोफाइट की प्रथम कोशिका होती है, फर्स्ट सेल होती है, प्रथम कोशिका होती है किसकी, फीमेल गेमेटोफाइट। यानी मादा युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका कौन होती है, मेगास्पोर या गुरु बीजाणु। तो ये था अपना फीमेल गेमेटोफाइट या एम्ब्रियोसेक। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे।